हेलो, आदाब, नमस्कार। मीडिया स्टार चैनल के विश्व दर्पण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको आप कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको आप अपने पास कैसे रख सकते हैं और इसके पॉजिटिव फायदे या नेगेटिव डिफेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं और किन किन मुल्कों में किन किन रूल्स के मुताबिक आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की तारीख से करूंगा, जिसमें कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत सन 2009 में सातोशी नाकामोटो नामी एक शख्स ने की थी। अब वो कोई वाहिद आदमी है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अभी तक पूरी तरीके से छुपी हुई है। लेकिन साकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन जो है वो लॉन्च किया था और शुरू में उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं ली जा रही थी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 2011 तक उसकी बिटकॉइन की जो एक वैल्यू थी वो सिर्फ $1 थी। लेकिन उसके बाद जब लोगों को बिटकॉइन का फायदे मालूम होना शुरू हुए तो लोगों ने उसको जो है खरीदना शुरू किया। बिटकॉइन असल में एक, आप कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी है। इसमें आपके पास, अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो कोई फिजिकल तौर पर कोई नोट या पैसे का सिक्का आपके पास नहीं आता है, बल्कि आपके पास एक डिजिटल करेंसी जो है वो अवेलेबल हो जाती है, जो कि आपके अकाउंट में सिक्योर रहती है, जिसको कि आप वॉलेट कहते हैं। इस वॉलेट में आप सारी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं और इसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जैसे कि कॉइन DCX, इन्वेस्को, ETF वगैरह का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनके बगैर आप डायरेक्ट तौर पर क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट तौर पर क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करके। अब मैं आपको बताता हूं कि ये माइनिंग क्या है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी शुरू करने वाले शख्स नाकामोटो ने कुछ ऐसी अरिथमेटिक की पहेलियां जो हैं वो आम की थी, जिनके जरिए लोगों को उन पहेलियों का हल उनको बताना था, और जो शख्स सबसे पहले उस पहेली का हल बताने में कामयाब हो जाता उसको बिटकॉइन जो है इनाम के तौर पर दिए जाते थे। आप इस बारे में जो हमारे सामने जो ग्राफिक है बराबर में, उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन शुरू होती है और उस ट्रांजैक्शन को दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑथेंटिकेट या करेक्ट प्रूव करते हैं, और उसके बाद वो कंप्यूटर्स जो हैं वो सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी यानी उसकी जो वैल्यू है और उसको कंफर्म करने का काम करते हैं, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को एक ब्लॉक में तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरीके से ब्लॉक दर ब्लॉक बनते चले जाते हैं और उन चीजों को ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो कि लफ्ज आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन्स होती हैं। तो ब्लॉकचेन्स के अंदर वो चीजें शामिल होती हैं जो कि आपने कोई एक पहेली हल करने के बाद उस ब्लॉक में आपके पास कितने पैसे आए या कितने बिटकॉइन आए, ये जाहिर करता है। अब ये पहेली क्या है, इसके बारे में आप बराबर वाले स्क्रीन पर देखिए कि ज्यादातर तौर पर इसमें 64 डिजिट के नंबर्स और अल्फाज शामिल किए जाते हैं, और आपको उसमें से जो सही लफ्ज है या सही नंबर्स हैं उनकी निशानदेही करनी होती है। और इनके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि इस 64 डिजिट के नंबर को मालूम करने के लिए कि उसका असल जवाब क्या है, इसके लिए ट्रिलियंस ट्रिलियंस जो हैं वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। शुरू में जब ये नंबर्स कम थे और कम लोग इनको पहेलियों को हल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप अपने जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप PC है उसके जरिए भी इनको हल कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इसमें लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई, उसी के साथ साथ आपके कंप्यूटर का साइज भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आपके कंप्यूटर को जल्द अज जल्द वो नंबर हासिल करना होता है जो कि विनिंग नंबर होता है। और इसके लिए आपको अब बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, और उन बड़े कंप्यूटर्स के अंदर
जीपीयू और एएसआईसी जो हैं वो एक बुनियादी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी जीपीयू वाला या तेज जीपीयू वाला प्रोसेसर नहीं होगा और अच्छा एएसआई नहीं होगा, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आप सिर्फ एक कंप्यूटर के जरिए ये नंबर हासिल नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में और दूसरे दीगर मुल्कों में जहां पर कि लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। और वो अपने घरों में या दफ्तरों में कंप्यूटर्स का पूरा एक जाल बिछा लेते हैं, जो कि बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन कंप्यूटर्स की कॉस्ट क्या है। आज के जो नई दिल्ली के जो रेट्स हैं उनके मुताबिक इस हार्डवेयर का एक कंप्यूटर जो है वो आपको $20,000 का मिलेगा। और जो लोग माइनिंग का काम करते हैं वो एक नहीं बल्कि 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 कंप्यूटर्स को एक सर्वर के जरिए जो है कनेक्ट करते हैं और उसके जरिए से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन माइन करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ उनको इस बात को भी यकीनी बनाना होता है, इंश्योर करना होता है कि उसमें बिजली किसी वक्त ना जाए और उसके साथ ही साथ कंप्यूटिंग पावर जो है आपके कंप्यूटर की वो तेजी से चलती रहे। तो इन ऑल एक महंगा सौदा है कंप्यूटर माइनिंग के जरिए बिटकॉइन हासिल करने का। तो इसीलिए लोग प्राइवेट एक्सचेंजेस के थ्रू भी बिटकॉइंस खरीदते हैं। और अगर आप पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आज जो बिटकॉइन की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो $78,000 के करीब है। तो बहुत से लोग मिलकर बिटकॉइन के मुख्तलिफ हिस्से या उसके पार्ट्स खरीद लेते हैं और उनकी मिल्कियत जो है वो उनके पे वॉलेट में जो है वो तब्दील हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी कानूनी है या गैर कानूनी। जब क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी तो उस वक्त जो साकुमोतो हैं और उसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो दुनिया भर में इस तरह की करेंसी की बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम किन्हीं भी दो लोगों के दरमियान होने वाली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मिडिल मैन को खत्म करना चाहते हैं और ये ट्रांजैक्शन दोनों लोगों के दरमियान डायरेक्ट तौर पर होनी चाहिए। इसका एक नेगेटिव और एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था कि आपके मुल्क में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल जो आपकी एडवाइजरी कंपनीज हैं उन सब का रोल खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि अव्वल क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोई बैंक जो है वो जारी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के जरिए, कंप्यूटर्स में स्टोर्ड एक नोशनल वैल्यू है जिसके जरिए आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, मार्केट में खरीद सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन इसको आप अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं। इसको रखने के लिए आपको एक पे वॉलेट की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारी हुकूमतों का ये मानना था कि क्रिप्टो करेंसी, चूंकि इसके ऊपर किसी भी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, ये बहुत से गलत कामों जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत ज्यादातर मुल्कों ने इसको जो है पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इसी साल जो है जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेम्स पावेल ने कहा कि अमेरिका का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन की जाए, तो क्रिप्टो करेंसी और खासतौर से बिटकॉइन की वैल्यू में एक बड़ा उछाल देखने में आया। इसके साथ ही साथ जब पिछले साल मार्च में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद हिंदुस्तान की जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है उसमें एक काफी बड़ा उछाल देखने में आया। और आज की जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम ये मान लें कि हर इन 10 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सिर्फ $1, जिसके की करंट मार्केट वैल्यू 83 रुपए है, वो इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि 83 खरब रुपए जो हैं हिंदुस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में लगा चुके हैं।
और हुकूमत ये चाहती है कि किसी जरिए से उसको ये मालूम हो कि किन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, ताकि उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सके या उनको जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सके और उसको इस बात की जानकारी हो कि वो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कहीं किसी गलत एक्टिविटी में तो वो इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब बात यह है कि बिटकॉइन के साथ ही साथ और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने इस चीज को शुरू किया, मुख्तलिफ नामों से जो है नए नए कॉइन्स जो हैं मार्केट में आए। जो मौजूदा तादाद मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के मुख्तलिफ कॉइन्स की है वो 11,000 के करीब है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको ये बहुत अच्छा लग सकता है कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पिछले 10-11 साल में बढ़ी है और आइंदा भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके शुरू करने वाले साकामोतो साहब ने ये कहा था कि हम सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख जो है वो बिटकॉइंस मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे और हर साल जो है जब वो मार्केट में एक वक्फे के बाद बिटकॉइंस मार्केट में इशू करते हैं तो माइनिंग करने वालों को जो रिजल्ट अगर पहले 50 बिटकॉइन मिल रहे होते थे तो अब उनको 25 या 12 बिटकॉइन मिलते हैं, तो उसकी भी तादाद कम होती चली जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन जैसे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी सेंटिमेंट या दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आप जो हैं अपने आप को पूरे तरीके से ये ना समझें कि आप तैयार हैं। इसके लिए आपको दिमागी तौर पर मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और उसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, साथ ही साथ आपको इन सब के साथ आपके पास एक ताकतवर कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप जो है डाटा माइनिंग करके डायरेक्ट बिटकॉइन खरीद सकते हैं। वरना अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको प्राइवेट एक्सचेंजेस के पास जाकर अपना अकाउंट दर्ज कराना होगा। वहां पर अपना केवाईसी पूरा करने के बाद जो है आपको जो है एक वॉलेट इशू किया जाएगा। उस वॉलेट के जरिए आप उस एक्सचेंज में जाके जो है वो किसी थर्ड पार्टी से बिटकॉइन खरीदेंगे उस दिन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पर एक बहुत बात जो जरूरी है वो ध्यान में रखने की, वो ये कि ये बहुत एक वॉलेटाइल यानी कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाने वाली मार्केट है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर जो है पूरा कंट्रोल होना चाहिए ज़हनी तौर पर कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस कितने वक्त तक हो सकता है। ये सारी कैलकुलेशंस और इन सब चीज़ों की मालूमात और तफसीलात मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आज अवेलेबल हैं। तो आपको उन वेबसाइट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है और उसके बाद अपना नतीजा निकालना होता है कि आप किस कॉइन के ऊपर जो है इन्वेस्ट करें। मसलन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जैसे शेयर मार्केट्स में हमारे पास पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जिनकी की वैल्यू पेनीज के अंदर काउंट हो रही है, डॉलर्स में नहीं हो रही है। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर हम ये पेनी स्टॉक भी खरीदते हैं और उसमें अगर 10% का भी फर्क आता है तो वो 10% का फर्क हमारे लिए हजारों लाखों डॉलर के मुनाफे के बराबर होगा। तो बाहर से क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत अच्छा लगती है कि आपको मुनाफा जो है वो हद से ज्यादा हो रहा है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ज्यादातर मुल्कों में और खासतौर हिंदुस्तान में अभी इसे एक लीगल टेंडर नहीं माना गया है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे एहतियात के साथ ही जो आपका कम से कम बजट है उसमें ही इन्वेस्ट करें। ज्यादा इन्वेस्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है हमने इस एपिसोड में जो आपको जानकारी मुहैया कराई होगी वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स के जरिए आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।